स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने सभी विभागों के एग्ज़ाम की जो डेट है वो जारी कर दी है। उसी क्रम में जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर 2020 को होना प्रस्तावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए केवल इलेक्ट्रिकल वाले छात्रों के लिए हम लोगों ने टेक्निकल का कुछ क्वेश्चंस पेपर बनाया है और वो डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिल जाएंगे, जिसका पूरा सलूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक से मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है करंट I इज इक्वल टू 10 + 10 साइन 10 + 10 साइन t एम्पियर। ये करंट की वैल्यू दी गई है। ये करंट हम लोग की एक MI टाइप इंस्ट्रूमेंट से होकर जा रही है। ठीक, तो पूछा गया है कि इसकी रीडिंग MI टाइप इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जो MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ये RMS वैल्यू को रीड करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को रीड करता है। मतलब इस करंट की इक्वेशन का अगर हम RMS वैल्यू निकाल लें तो वही हम लोग की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर कोई सिग्नल इस तरीके से दिया हो I0 + I1 sin ओमेगा t प्लस I2 sin 2 ओमेगा t, इसी क्रम में सिग्नल अगर दिया गया हो तो उसका जो RMS वैल्यू होगी उसका फार्मूला हो जाएगा √ I0। अब ये क्या है, DC कंपोनेंट ही होगा क्योंकि ये क्या है आपका एक कांस्टेंट सिग्नल है, फिक्स सिग्नल है। ठीक, I0 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब जितने भी ये साइनोसाइडल सिग्नल हैं सबका एडिशन कर देना है स्क्वायर में, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ऐसे ही अगर और हैं उसको भी ऐड करते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखें। अगर इस पे हम लागू करें तो I0, यहाँ पे I0 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 1/2 इंटू I1, यहाँ पे क्या है 10, फिर से 10 का स्क्वायर यानी 100, ये हो जाएगा कितना 50, और 100 + 50 150, रूट टाइम्स 150 एम्पियर की करंट उस अमीटर से होकर जाएगी, यानी उसकी रीडिंग इतनी ही हम लोग को मिलेगी। ठीक, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है ए डीसी अमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम एंड करंट रेंज ऑफ 0 to 100 एम्पियर। मतलब कि एक डीसी अमीटर दिया गया है, उस मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.1 ओम, और जो उस मीटर की करंट की रेंज दी गई है वो कितनी है 0 से 100 एम्पियर। मतलब वो 100 एम्पियर तक की धारा का मापन आसानी से कर लेगा। ठीक, फिर बोला गया है इफ द रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड टू 0 to 500 एम्पियर। मतलब इसी एमीटर की रेंज को बढ़ाना है, करंट की वैल्यू बढ़ानी है कि अब ये 500 एम्पियर तक आसानी से मेजर कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि अमीटर अगर है और अमीटर की रेंज अगर बढ़ानी है तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, शंट का, एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जिसको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे, डीसी के केस में भी और एसी अमीटर है उसके केस में भी। अब ध्यान हमको इस बात का रखना है कि अगर एसी अमीटर के साथ शंट लगाया जा रहा है तो जो शंट हम लगा रहे हैं उसका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होना चाहिए मीटर के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के रेशियो के। दैट्स मीन अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में है क्या, टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर। अगर दोनों का टाइम कांस्टेंट बराबर रहा तब ये वैल्यू चाहे एसी पर हो चाहे डीसी पर हो कोई प्रभाव नहीं डालेगी, शंट काम दोनों के लिए एक ही रहेगा। ठीक, तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हुए आए। ठीक, तो देखिए अब अगर शंट लगाना है तो शंट के लिए फार्मूला, अब देखिए चाहे डीसी हो चाहे एसी, अगर ये वैल्यू बराबर है तो दोनों केस में फार्मूला सेम ही बनने वाला है।
क्या शंट की वैल्यू बराबर होती है आर एम अपॉन कैपिटल एम माइनस 1। एम क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है आई बाई आई एम। आई मीन्स जो रेंज हमको बढ़ानी है जहां तक, आई एम मीन्स मीटर की पहले की रेंज क्या थी। चलिए रख लेते हैं इसी पे। तो 0.1 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है? 500 अपॉन 100 माइनस 1। ये क्या हो गया? कैंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4। दैट्स मीन 0.025 ओम। ठीक, ये हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। 0.025 ओम के शंट रेजिस्टेंस की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर ए डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर रिस्पॉन्ड टू, यानी एक वाटमीटर डायनमोमीटर टाइप का है। तो पहली बात तो जो वाटमीटर है ये क्लियर है कि पावर का ही मेजरमेंट करेगा। ठीक, इससे हम लोग एक्टिव पावर का मेजरमेंट करेंगे। ये हो गया। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्टिव पावर में भी ये उसकी एवरेज वैल्यू ही मापता है। एवरेज वैल्यू मापने का मतलब क्या? देखिए, जो पावर का फार्मूला लिखते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 5। ठीक, इस आर एम एस को अगर आप मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे तो आर एम एस बराबर क्या? मैक्सिमम बटे रूट 2, यानी मैक्सिमम बटे रूट 2 इंटू करंट की भी वैल्यू मैक्सिमम बटे रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा? कॉस 5। सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा? 1/2 वी मैक्स आई मैक्स कॉस 5। मतलब इसकी क्या आ रही है? एवरेज वैल्यू ही आ रही है, आधा एवरेज वैल्यू ही आ रही है। ठीक, तो वाटमीटर जो डायनोमीटर टाइप है वो एवरेज एक्टिव पावर का मेजरमेंट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। एनर्जी मीटर, जो एनर्जी मीटर है ये हम लोग का इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो किसी निश्चित समय तक किसी भी राशि का मापन करेंगे। जैसे एनर्जी मीटर किसका मापन करता है? ऊर्जा का मापन करता है। किस में मापते हैं हम लोग? kWh में। ठीक, एनर्जी मीटर की रीडिंग kWh में मिलेगी। यही 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट के। निकालने का फार्मूला क्या है? वॉट, यानी कितना वॉटेज है टोटल, इंटू आवर यानी घंटा कितना है, गुणे डे कितने दिन के लिए है, अपॉन 1000 1000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा हमेशा कि जो डीसी शंट जनरेटर का यूज बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। ठीक, डीसी शंट जनरेटर से आपको समान वोल्टेज हमेशा मिलती रहेगी, उसका यूज ही हम लोग करते हैं बैटरी को चार्ज करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी सीरीज मोटर की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा डीसी सीरीज मोटर को हम लोग कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं, बिना नो लोड पे इसको स्टार्ट करेंगे ही नहीं हम लोग। ठीक, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जैसे ही आपने नो लोड पर स्टार्ट किया तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है टार्क, टी बराबर क्या होता है? K∅Ia, और टार्क में और स्पीड में क्या है? इन्वर्सली का रिलेशन।
अपोजिट का रिलेशन है। अब नो लोड पर करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम या फिर जीरो मान लेंगे, देन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और टी की वैल्यू अगर जीरो है तो ये जीरो कब हो सकती है, अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब बहुत ही ज्यादा रही होगी। ठीक, तो इसी वजह से डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हम लोग बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर डीसी सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में पूछा गया है कि इंटरपोल्स आर मेंट फॉर, यानी इंटरपोल आप लगाते क्यों हैं। तो जो हम लोग की मशीन है डीसी मशीन, इसमें जो मेन पोल हैं इनके बीच में जो खाली स्थान होता है वहीं पर छोटे छोटे पोल लगाए जाते हैं। इन्हीं छोटे पोलों को ही हम लोग इंटरपोल कहते हैं, या फिर इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, कम्यूटेटिंग पोल। कम्यूटेटिंग या कम्यूटेशन जो भी है, कम्यूटेटिंग पोल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरे नाम से भी आ सकता है। अब जनरेटर के केस में जिस दिशा में ये घूम रहा होगा जनरेटर, उसके आने वाले पोल के समान ही उस पोल की ध्रुवता रखी जाती है। ठीक, अब तो ये बात हो गई इंटरपोल की, यूज क्यों किया गया। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से पढ़े हों तो एक हम लोग को मिला था रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक, रिएक्टेंस वोल्टेज VR 2LI/TC। ठीक, यही फार्मूला था 2LI/TC। ये रिएक्टेंस वोल्टेज ही एक EMF इंड्यूस कर रहा था जो कि मेन EMF का अपोजिशन कर रहा था। इसी EMF की वजह से या इसी वोल्टेज की वजह से एक करंट भी इंड्यूस्ड होगी जो मेन करंट का अपोजिशन करेगी, और इसी का रिजल्ट क्या था, स्पार्किंग। इसी का रिजल्ट हमको मिला था स्पार्किंग के रूप में। तो अगर आपने इंटरपोल लगा दिया या कम्यूटेटिंग पोल लगा दिया तो कम्यूटेटिंग पोल इस रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देगा, या फिर आप कहिए एलिमिनेट कर देगा। तो जब EMF ही नहीं रहेगा तो धारा भी नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही थी वो भी अब नहीं होगी। दैट्स मीन इंटरपोल या कम्यूटेटिंग पोल का यूज हम लोग स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर कभी ये पूछे कि ये किस आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है, तो ध्यान रखिएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को इंटरपोल कम करता है। ठीक, मेन पर्पस लेकिन आप हमेशा सबसे पहले स्पार्किंग को रिड्यूस करना ही ऑप्शन में चूज करेंगे। जैसे अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो सबसे पहले स्पार्किंग को कम करने वाला ऑप्शन ही प्रिफर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द पर्पस ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर। ठीक, यानी जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है ये होता है मेन ऑयल टैंक। इस पे क्या लगे होते हैं किनारे किनारे, रेडिएटर्स जिसमें पाइप होती है, पाइप से तेल ठंडा होता है। इसके ऊपर लगा होता है क्या, एक रिले जिसका नाम है बुखोर्स रिले, और इसी के ऊपर हम लोग का कनेक्ट होता है कंजर्वेटर टैंक। ठीक, ये जो बुखोर्स रिले होता है ये गैस ऑपरेटेड होते हैं, याद रखिएगा। बुखोर्स रिले गैस ऑपरेटेड रिले है जो कि केवल इंटरनल फाल्ट की कंडीशन में ही आपका ऑपरेट करेगा। ठीक, चलिए अब कंजर्वेटर टैंक पे आते हैं। तो कंजर्वेटर टैंक या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपेंशन टैंक। इसका दूसरा नाम है एक्सपेंशन टैंक। ठीक, प्रसार कक्ष। तो जब मेन ऑयल टैंक में तेल का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ा हुआ तेल कंजर्वेटर टैंक में पहुंचता है, या फिर जब मेन टैंक में तेल घट जाता है तो यहां से तेल फिर से मेन ऑयल टैंक में चला आता है। यानी एक प्रकार से लोड वेरिएशन होने से जो मेन ऑयल टैंक में ऑयल के लेवल में वेरिएशन हो रहा है, उस वेरिएशन को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, एक्सपेंशन टैंक या फिर कंजर्वेटर टैंक। ठीक, तो ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टू टेक अप द
कंट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, दैट्स मीन उसके प्रसार में और उसको कम करने में ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये मदद करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Question number 9. In case of power transformer, the no load current in terms of rated current. ठीक, यानी एक पावर ट्रांसफार्मर में जो नो लोड धारा होगी वो रेटेड करंट कहिए या फिर आप फुल लोड करंट कहिए, इसकी तुलना में कितना प्रतिशत होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कितना होता है, 2 से 6% के आसपास होता है। ठीक, अब यहाँ से 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा। जो पावर ट्रांसफार्मर है या फिर कोई भी आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, फ्लक्स और ईएमएफ के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। फ्लक्स लीड करेगा, ईएमएफ क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। ये हम लोग का वोल्टेज हो जाता है और ये हम लोग की हो जाती है नो लोड की धारा। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सुनिए, पूछ लेता है नो लोड धारा और फ्लक्स के बीच बनने वाला कोण, तो ये कितना बनता है, लगभग 15 डिग्री, जबकि वोल्टेज और नो लोड धारा के बीच कितना बनता है, लगभग 75 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर फ्लक्स एंड नो लोड करंट आर सेम इन फेज, मतलब जीरो होगा एंगल फ्लक्स और नो लोड धारा के बीच जब ट्रांसफार्मर क्या है, आदर्श है, मतलब कि आइडियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट 7/8 लोड इज 4900 वॉट, देन इट्स फुल लोड लॉस विल बी। ठीक है, देखिए अब आपको कॉपर लॉस दिया गया है, लेकिन किस भार पे दिया गया है, 7/8 पर। तो हम मान लेते हैं x हम लोग का एक भार है जिसकी वैल्यू कितनी है, 7/8। ठीक, और उसी भार पे जो लॉस दी गई है कितनी दी गई है, 4900 वाट। ठीक, 4900 वाट दी गई है और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉपर लॉस बताइए किस पर, फुल लोड पर। ठीक, फुल लोड पर कॉपर लॉस बताना है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपसे कॉपर लॉस एक्स लोड पूछा जाए तो कॉपर लॉस एक्स लोड इज इक्वल टू हो जाएगा x² इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड। क्लियर, फुल लोड कॉपर लॉस इंटू x², एक्स मीन्स क्या है, लोड है। अब या तो वो दिया गया होगा या फिर आपसे पूछ लेगा कि भैया फुल लोड पर है, तो फुल लोड केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी फुल लोड के केस में। ठीक, हाफ लोड में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू है वहां पे हम रख लेंगे इसी फार्मूले पर। ये एक फार्मूला याद रखिए, इसी फार्मूले पे हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर फुल लोड की बात करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इन दोनों वैल्यू क्या आपस में बराबर। ठीक, चलिए अब हमको x पर दिया गया है कितना, 4900 वाट। x की वैल्यू कितनी है, 7/8, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 49/64 इंटू, अब यही हमको निकालना है, कॉपर लॉस फुल लोड पे ही हमको निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इस साइड क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो जो फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू आई कितनी आएगी, 6400 वाट। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है इन अ सिंक्रोनस मोटर मिनिमम आर्मेचर करंट अकर्स एट, ठीक, 0 पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। तो जब बात की जा रही है सिंक्रोनस मोटर की, तो इसमें हम लोग को याद होना चाहिए हम लोगों ने खींचा था एक वी कर्व। ठीक, अब ये जो वी कर्व है ये खींचा जाता है फील्ड करंट और आर्मेचर
धारा के बीच। ठीक, फिर इसी का उल्टा हम लोगों ने खींचा था इनवर्स वी कर्व। इनवर्स वी कर्व ये खींचा गया था किसके बीच? पावर फैक्टर कॉस फाई और आर्मेचर धारा के बीच। तो देखिए, जब भी बात की जाए आर्मेचर करंट के मिनिमम वैल्यू की, तो आर्मेचर करंट की मिनिमम वैल्यू केवल और केवल यूनिटी पावर फैक्टर पर ही रहेगी। ठीक, यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर करंट का मान सबसे कम रहेगा। अगर हम लोग लीडिंग या लैगिंग किसी भी साइड बात करें तो 0.8 लीडिंग हो चाहे 0.8 लैगिंग हो, ठीक, दोनों ही कंडीशन में आर्मेचर धारा क्या रहेगी? ज़्यादा ही रहने वाली है। केवल यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर करंट क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। ये हम लोग इनवर्स वी कर्व में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजुअली हैव, ठीक, यानी जितने भी आपके अल्टरनेटर हैं जिनकी स्पीड क्या है? अधिक है, उसमें किस प्रकार के रोटर लगे होंगे? तो हाई स्पीड के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका? सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का। क्यों? क्योंकि सिलिंड्रिकल टाइप रोटर में जो डाया होती है, जो व्यास होता है, वो क्या होता है? कम होता है, जबकि जो इसकी अक्षीय लंबाई यानी एक्सियल लेंथ है ये क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब डाया अगर कम है तो रेडियस यानी त्रिज्या भी क्या होगी? कम होगी, और इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इनर्शिया अपनी स्थिति परिवर्तन विरोध करने का गुण कम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी पावर दोगे, शक्ति लगाओगे, तो रोटर क्या होगा? रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। इनर्शिया mr², J = mr²। ठीक है, तो इनर्शिया डाया कम, रेडियस कम, जितना ये वैल्यू कम होगी उतना तेजी के साथ आपका रोटर गति करेगा। ठीक, तो हाई स्पीड के लिए सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का यूज किया जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर रिक्वायर्स। तो याद रखिएगा, फील्ड वाइंडिंग के लिए चाहे वो आपका सिंक्रोनस जनरेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों की फील्ड वाइंडिंग में हम लोग डीसी सप्लाई ही देते हैं। ठीक, और मोटर में आर्मेचर में एसी सप्लाई दी जाती है, जबकि अल्टरनेटर से हम लोग को एसी सप्लाई मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। द रोटर इनपुट व्हेन रोटर कॉपर लॉस इन एट इंडक्शन मोटर इज 600 वॉट एंड स्लिप इज 3%। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर का ये न्यूमेरिकल है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो इंडक्शन मोटर, तो रोटर इनपुट की बात की जा रही है। रोटर इनपुट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो एक फॉर्मूला होता है रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस इंटू रोटर का इनपुट। ये फॉर्मूला है, इसी पे रख देंगे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। चलिए कॉपर लॉस कितनी दी गई है? 600 वाट। स्लिप का मान, अब देखिए ये परसेंटेज स्लिप नहीं है, केवल स्लिप है, तो 3% दिया गया है, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आएगा? 0.03 इंटू रोटर इनपुट। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी रोटर इनपुट इज इक्वल टू इधर आएगा 600/0.03। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2, 20 और ये 3 0 बढ़ गया, दैट्स मीन 20 किलोवाट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट वन हो जाएगा हम लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो न्यूमेरिकल बन ही जाता है एसएससी में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड कंडीशन इज अबाउट। जब भी फुल लोड पर बात की जाएगी, ठीक है, तो अब इंडक्शन मोटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है
और एक पॉइंट याद रखिएगा, फुल लोड पर जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते जाओगे पावर फैक्टर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। बिफोर फुल लोड यानी जब ओवरलोडेड कर रहे हो तो पावर फैक्टर फिर से डिक्रीज कर जाएगा, बट जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हो अप टू फुल लोड पावर फैक्टर भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब स्पीड भी उसकी अच्छी खासी मेंटेन है, तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो स्लिप S बराबर होता है ns माइनस NR अपॉन NS। तो NR की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो पूरे स्लिप की वैल्यू क्या आएगी, कम आ जाएगी। तो ऑप्शन में चूज करेंगे, सबसे कम वाला हमको दिख रहा है बी नंबर। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, B 0.03। ठीक, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 इसमें पूछा गया है द मोटर यूज्ड इन सीलिंग फैन इज। ठीक, यानी जो सीलिंग फैन है, छत वाले पंखे हैं, इनमें कौन सा मोटर प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे वो होगा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट। परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट अगर ये ऑप्शन में है तो यही वाला ऑप्शन हम लोग का सही रहेगा। चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसके अलावा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक, या तो ये वाला परमानेंट या फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ही सीलिंग फैन में प्रयोग में लाएंगे। ठीक, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन वाला ऑप्शन चूज नहीं किया जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 द स्केल ऑफ MI टाइप इंस्ट्रूमेंट इज। ठीक, तो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, तो याद होना चाहिए, चाहे MI टाइप इंस्ट्रूमेंट पूछे या फिर ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो धारा के वर्ग के या वोल्टेज के वर्ग पर निर्भर करेगा, इन सभी की जो स्केल होगी यानी जो पैमाना होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम लोग क्रैम्प्ड भी कह सकते हैं, मतलब संकुचित। ठीक, चाहे MI टाइप इंस्ट्रूमेंट बोले या फिर जिसमें TD प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होगा, उन सभी में स्केल क्या होगी, संकुचित होगी या फिर आरेखीय नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज। ठीक, तो इंडस्ट्रीज में हम लोग इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से यूज कौन सा मोटर करते हैं, मोस्टली यूज किया जाता है इंडक्शन मोटर। अब अगर इंडक्शन मोटर प्रेफर किया जा रहा है तो हम लोग को मालूम है कि ये नो लोड से फुल लोड तक पावर फैक्टर इंप्रूव जरूर होता है, मगर नेचर कैसा रहता है, तो नेचर हमेशा कैसा रहने वाला है, लैगिंग, मतलब पश्चगामी शक्ति गुणक रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज, यानी डिमांड फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा, चाहे डिमांड फैक्टर की बात की जाए, ठीक, या फिर आपके लोड फैक्टर की बात की जाए, इन सभी का मान हमेशा एक से क्या रहने वाला है, कम। एक से क्या रहेगा, कम। केवल डाइवर्सिटी फैक्टर, विविधता गुणक जिसको बोलते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, बाकी सभी की वैल्यू क्या होती है, एक से कम, चाहे डिमांड फैक्टर हो चाहे वो आपका लोड फैक्टर हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा गया है द मोटर यूज फॉर एलिवेटर्स, मतलब एलिवेटर्स के लिए कौन सा मोटर प्रेफर करेंगे। देखिए, ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चूज किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें इंडक्शन मोटर दिया गया है, ऑप्शन एक ऑप्शन में दिया गया है इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर भी दो प्रकार, स्क्विरल केज और आपका कौन सा, स्लिप रिंग टाइप। तो आपका जो स्लिप रिंग टाइप है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इंडक्शन मोटर ही प्रिफर करेंगे। ठीक, यहाँ कंपाउंड तो दिया नहीं गया डीसी में, अन्यथा उसको प्रिफर करते तो इंडक्शन मोटर प्रिफर किया जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, तो सबसे लास्ट ऑप्शन हम लोग को दिया गया है रिलेक्टेंस मोटर। सबसे लास्ट में दिया गया है क्या,
रिलेक्टेंस मोटर, तो रिलेक्टेंस मोटर एक प्रकार का सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सिग्नलिंग डिवाइस मतलब संकेतक युक्तियों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एसेसरीज, यानी इनमें से कौन सा वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है। ठीक, तो देखिए जो ग्लव्स है, ग्लव्स मतलब दस्ताना, भाई केबल तो इलेक्ट्रोड है, जो आपका होल्डर है इलेक्ट्रोड होल्डर, उसमें केबल कनेक्ट ही होगी, ट्रांसफार्मर से निकल कर आएगी, इलेक्ट्रोड होल्डर रहेगा ही रहेगा, हैंड स्क्रीन भी रहेगी। ग्लव्स अगर नहीं है तो हम लोग तब भी वेल्डिंग कर सकते हैं, मतलब ये वेल्डिंग का एसेसरीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर, द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स इज, यानी जो ट्रांसफार्मर एसी वेल्डिंग में यूज में लाए जाएंगे वो कैसे होते हैं। ठीक, तो हम लोग को वेल्डिंग के लिए हाई करंट की रिक्वायरमेंट होगी, और हाई करंट हम लोग को प्राप्त ट्रांसफार्मर में कब होगा, जब वोल्टेज क्या रहे, लो, लो वोल्टेज हाई करंट। तो ये किस में मिलता है, तो ये हम लोग को मिलता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक, तो वहां पे यूज क्या करेंगे हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर, ए रिले परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ, यानी रिले किस प्रकार का फंक्शन रखता है, ये करता है। पहला है फॉल्ट आइसोलेशन, फॉल्ट को अलग करना, फॉल्ट डिटेक्शन, फॉल्ट का पता लगाना, फॉल्ट प्रिवेंटेशन यानी फॉल्ट को प्रिवेंट करना। ठीक, और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, फॉल्ट डिटेक्शन। रिले एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, और जो सर्किट ब्रेकर है उसको सूचना देती है। सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्या करता है, अलग करता है। सर्किट को अलग करने का काम किसका है, सर्किट ब्रेकर का है। रिले सर्किट को अलग नहीं करती, वो केवल फॉल्ट का डिटेक्शन करती है, पता लगाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, स्टार्टिंग टार्क ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इट्स डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टार्क। तो जो फॉर्मूला है टार्क का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला होगा के आई या I1 I2 लिख लेते हैं, I1 I2 साइन अल्फा। समझिएगा I1 क्या है, मेन बाइंडिंग में बहने वाली धारा, I2 क्या है, स्टार्टिंग बाइंडिंग में बहने वाली धारा। दोनों बाइंडिंग में बहने वाली धारा ले ली गई, साइन, और ये अल्फा क्या है, तो अल्फा कोण है दोनों धाराओं के बीच बनने वाला। अल्फा I1 और I2 मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग की धारा और मेन बाइंडिंग की धारा के बीच बनने वाला कोण होता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है स्टार्टिंग टार्क, साइन अल्फा पर डिपेंड कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यूनिट ऑफ L अपॉन CR इज, L अपॉन CR की यूनिट क्या होगी, हेनरी, दूसरा ऑप्शन सेकेंड, तीसरा ऑप्शन ओम, और चौथा ऑप्शन कि ये यूनिट लेस है। ठीक, तो चलिए यूनिट क्या होगी, ओम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। क्यों, क्योंकि ये इम्पीडेंस का फार्मूला है, Z इज इक्वल टू L अपॉन CR। ये कब होता है, अगर रिजोनेंस ध्यान से पढ़ा हो, AC रिजोनेंस सर्किट में जब पैरेलल कंडीशन पढ़ते हैं, उस कंडीशन में Z बराबर होता है L अपॉन CR। ठीक, L अपॉन CR, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का Z, तो Z की यूनिट क्या होती है, ओम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ये जो इम्पीडेंस है ये आपका बहुत ज़्यादा भी होता है। पैरेलल केस में क्या होता है, इम्पीडेंस सर्किट का बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग के 25 क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने आंसर भी देखे, साथ ही साथ जो उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।